जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का स्टडी जीएस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फिजिक्स और भौतिकी को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो होगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स का कवर होगा। ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो थ्री डी मूवी हम लोग देखते हैं हॉल में, तो थ्री डी फिल्म देखने के लिए उसमें से जो चश्मे दिए जाते हैं, चश्मे में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे: द्विफोकसी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और पोलराइज्ड लेंस। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है इसका यहाँ पर डी, पोलराइज्ड लेंस। जो चश्मे दिए जाते हैं उसमें पोलराइज्ड लेंस का यूज किया जाता है। और ये जो पोलराइज्ड लेंस होते हैं, जिस टेक्निक पे आधारित होता है, और उस टेक्निक का नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन टेक्निक पे आधारित है और इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। बेसिकली काम कैसे करता है? काम इसका ये है कि जैसे कि आप जो चश्मे देखते हैं, जो थ्री डी मूवी यूज होती है उसमें दो डिफरेंट अलग अलग आपके सीन्स प्रोड्यूस होते हैं। दो अलग अलग सीन्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर एक जो सीन होता है बाएं आंख के लिए, ठीक है, और एक सीन होता है दाएं आंख के लिए। दो अलग अलग सीन्स हो गए। फिर इन दोनों जो सीन्स होते हैं आगे, जो दृश्य होते हैं, वो हॉरिजेंटल, वर्टिकल और सर्कुलर पोलराइजेशन में इनको भेजा जाता है। ठीक है, हॉरिजेंटली या वर्टिकल और सर्कुलर पोलराइजेशन में इसको भेजा जाता है। दो चश्मे लगे होते हैं यहाँ पे, और जो चश्मों में जो लेंस लगे होते हैं वो पोलराइज लेंस होते हैं। और ये जो क्या होता है कि जो एक लेफ्ट आई के लिए, बाएं आंख के लिए एक दिशा का जो प्रकाश को ध्रुवित करता है। दूसरा जो लेंस है कि दूसरे जो दाएं आंख के लिए का जो लाइट आता है, प्रकाश आता है, उसको ध्रुवित करता है। और ये दोनों मिल करके फाइनली जो आपका ब्रेन है, मस्तिष्क के द्वारा इनको थ्री डी इमेज बनाया जाता है। ठीक है, थ्री डी इमेज इनको कन्वर्ट किया जाता है। ये ऐसे ही इस कंसेप्ट पे काम करते हैं। जो पोलराइजेशन का जो नियम है, बेसिकली उसको एक साइंटिस्ट था, मैलस। ठीक है, मैलस के नियम पे आधारित है। मैलस के लॉज पे आधारित है, उसको मैलस लॉ पर आधारित है। ठीक है, ये जो पोलराइज सीट्स होते हैं, ठीक है, पोलराइज सीट जो सीट होते हैं वो पॉलीमर के बने होते हैं। पॉलीमर के बने होते हैं। और उनको और भी क्या कहा जा सकता है? तो पॉलीविनाइल अल्कोहल। पॉलीविनाइल अल्कोहल। ठीक है, जो आज के समय पीवीआर ये सब मूवीज हम जो देखते हैं वहां पर, तो वहां पे जो थ्री डी मूवीज का में जो यूज किया जाता है वो सर्कुलर पोलराइजेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि यदि हम सर को आगे पीछे भी करें तो इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एज इट इज वो थ्री डी इफेक्ट हमें दिखता है। फिर बात करें यहाँ पे कि अदर ऑप्शंस देखते हैं, जैसे द्विफोक्सी लेंस का। तो ये बेसिकली क्या होता है कि पास और दूर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। उत्तल लेंस का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका दूरदृष्टि सुधार में उपयोग करने के लिए जाता है। दूरदृष्टि। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग जो किया जाता है आपका निकट दृष्टि सुधार में किया जाता है। निकट दृष्टि सुधार में इसका प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि जो प्रकाशीय दूरबीन होता है, ठीक है, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा जो रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। क्यों? ऑप्शंस आपके सामने हैं। वे मंद मंदाकिनियों का पता लगाते हैं और जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकती। सेकेंड है कि वे मेघाच्छित परिस्थिति में भी काम करते हैं। थर्ड है कि वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। और डी ऑप्शन आपका
कि ये चारों सही हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सही। ठीक है। क्यों ये उपयुक्त सही होंगे, ऑल फोर क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे बात करें हम लोग रेडियो दूरबीन की, सो आपका रेडियो दूरबीन है, रेडियो टेलीस्कोप इसको, ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप है। ये बेसिकली क्या करता है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है काफी हाई होता है। तरंगदैर्घ्य इसका जो है, तरंगदैर्घ्य, इसका जो तरंगदैर्घ्य है काफी हाई होता है, हाई होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि मंद मंदाकिनीय, ठीक है, तो मंद मंदाकिनी का मतलब वेरी फेंट गैलेक्सीज जो होती हैं, वो अपना क्या कहते हैं, रेडिएशन का इमिट करती हैं, रेडियो विकिरण जो आपका है उत्पन्न करते हैं, रेडियो विकिरण। ठीक है, जो रेडिएशन से इमिट करती उत्सर्जित करती हैं, वो काफी लो लेवल का होता है, काफी लो होता है। ठीक है, लो होता है, इसलिए क्या कहता है, जो प्रकाशीय दूरबीन है उनको कैच नहीं कर पाता, पकड़ नहीं कर पाता। लेकिन जो रेडियो टेलीस्कोप है जो लो रेडिएशन से उसको क्या करता है, पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है कि और सो इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पल्सर, पल्सर हो गया आपका, क्वासर हो गया, रेडियो गैलेक्सीज हो गई, तो इनका जो दूरस्थ जो आपकी बॉडीज है उनका पता इससे लगाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग, रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फिर सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे कि मेघाच्छित परिस्थिति में का भी काम करता है, मतलब कि यदि बादल हो, धूल हो, कोहरे हो, वर्षा हो, तो इससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए आपका बी आंसर भी सही होगा, ए भी सही है। थर्ड है आपका कि क्या करता है कि दिन और रात दोनों कंडीशन में ये काम करता है, 24 घंटा काम करता है। ये क्या अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, सो एक काफी इसको बादल और धूल से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका ये क्या कहते हैं, और ऑल टाइम काम करता है। इसमें एक लगा होता है इंटरफेरोमेट्री, इंटर इंटरफेरोमेट्री, इंटरफेरोमेट्री लगा होता है, इससे क्या किया जाता है कि इसका जो रिजोल्यूशन है उसको बढ़ाया जा सकता है, जो रिजोल्यूशन है इसका टेलीस्कोप का, वो बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सो इसलिए ये आपके ऑल फोर जो उपयुक्त सभी हैं आपके ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पे ले जाया जाता है, जब कोई वस्तु है उसको पृथ्वी से चांद पे ले जाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, और भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पे ले जाए तो क्या पड़ेगा? सो यहाँ पर आपका बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, आपका क्या बदलता है, भार चेंज हो जाता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, बात करें कि क्यों द्रव्यमान नहीं बदलता है और भार बदल जाता है, तो द्रव्यमान होता क्या है बेसिकली, सो और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान या मास, द्रव्यमान या मास जो है किसी वस्तु में मौजूद जो पदार्थ है, वस्तु हो गया, इसमें जो मौजूद पदार्थ है उनकी मात्रा होती है, उनका मात्रा होता है, पदार्थ की वस्तु में मौजूद
पदार्थ का मात्रा होता है जो किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता है, किसी प्लेस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता, वो पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, सभी जगह पर क्या होगा, एक समान ही रहेगा, एक समान रहेगा। क्लियर है? इसलिए द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, मतलब कि एम जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि वेट का बात करें, भार का बात करें हम लोग, भार का, वेट का, वेट का बात करें तो वेट क्या होता है कि एक वह बल है जो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है, ग्रेविटेशन के कारण लगता है, ग्रेविटेशन के कारण लगता है। ठीक है, सो ग्रेविटेशन कारण, तो इसका बेसिकली क्या होगा, डब्ल्यू बराबर वेट बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। ठीक है, तो एक यदि पृथ्वी पर लगे तो क्या होगा, आपका ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यही ये पृथ्वी की बात कर, अर्थ की बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स का। लेकिन अब यही जी यदि मून पे लगता है, आपका चंद्रमा पे लगता है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वहां पे 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? सो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, मतलब पृथ्वी की तुलना में वो क्या हो जाता है, 1/6। ये आप देख रहे हो यहाँ पे 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी मून, गुरुत्वाकर्षण जो मून पे लगेगा, इक्वल टू 1/6 कितना, जी अर्थ, पृथ्वी पर जो अर्थ है उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो वहां पे जो वैल्यू है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बात करें यहाँ पे कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो हो गया, ठीक है, द्रव्यमान को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो द्रव्यमान को मेजरमेंट करने के लिए बीम बैलेंस का प्रयोग किया जाता है, बीम बैलेंस, बीम्स मतलब संतुलन का प्रयोग किया जाता है द्रव्यमान को मापने के लिए। जबकि भार को मापने के लिए यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलो, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया कि किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो भार बदलता है, न कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कांस्टेंट है। तो आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है। सूर्य तापन मतलब जो सूर्य से जो रेडिएशन आते हैं उसको एक भाग सोख लिया जाता है, और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। सो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। आंसर है आपका सी, वाटर वेपर, जल वाष्प। क्यों आंसर है, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है, जल वाष्प जो होता है, वाटर वेपर, ये क्या करता है कि जो सन है, ठीक है, जो सन है यहाँ से जो रेडिएशंस आते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस होते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशंस, शॉर्ट वेव रेडिएशंस होते हैं। ये सन हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ जो अर्थ है आपका, ठीक है, अर्थ के द्वारा जो रिफ्लेक्ट होकर के जो रेडिएशंस जाते हैं वो क्या होते हैं, ये आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशंस हो गया, लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशंस। और यहाँ पे वाटर वेपर, वाटर वेपर है।
तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो शॉर्ट वेव्स आते हैं उसको भी सोख लेता है, और जो यहाँ पे जो लॉन्ग अर्थ के द्वारा जो लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर के जाते हैं, उनको भी यहाँ से ऊपर नहीं जाने देता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या इसको ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि पृथ्वी का जो तापमान होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है। अदरवाइज यदि ये इफेक्ट नहीं हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो, तो जो अर्थ है इसका टेम्परेचर कितना तक चला जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जहां पे मतलब लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। फिर बात करें कि ग्रीन हाउस गैसेस, इससे रिलेटेड कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो सबसे ज्यादा होता है, इफेक्ट होता है, वाटर वेपर का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, जलवाष्प का, वाटर वेपर का, जलवाष्प का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। 60 to 70% रेडिएशन पे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। 60 to 70%। उसके बाद आपका नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद आता है मीथेन का, मीथेन। उसके बाद आपका ओजोन का, जो अल्ट्रावायलेट वायलेट जो रेडिएशंस होते हैं उनको रोकती है, ओजोन का। और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। सो आपका आंसर के यहाँ पे क्या हो गया, आंसर है आपका सी, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। ऑप्शंस आपके सामने है। सेलुलॉइड, रबर। ठीक है, सेलुलॉइड हो गया, रबर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, अब्रक हो गया। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका डी, अब्रक। ठीक है। अब्रक कैसा क्या है कि अब्रक बेसिकली क्या है कि जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक माना जाता है, लेकिन विद्युत का एक कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, इसी कारण से उपकरणों में यूज किया जाता है। यह उच्च तापमान सहन क्षमता करता है और विद्युत पृथक्करण दोनों की आवश्यकता होती है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है। जो पानी के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो गोल क्यों होते हैं। ऑप्शंस गुरुत्व, दाब, श्यानता और पृष्ठ तनाव। क्या आंसर होगा बताइए। आंसर है यहाँ पे आपका पृष्ठ तनाव, डी। पृष्ठ तनाव का क्या है कि पानी के जो छोटे बुलबुले गोल आकार इसलिए बनते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है द्रव की सतह को न्यूनतम क्षेत्र में लाने की प्रवृत्ति रखता है। किसी दिए हुए आयतन के लिए गोलाकार स्फीयर वो आकार है जिसका क्या होता है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए जो बुलबुले होते हैं स्वतः गोल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है। ठीक है। चलती गाड़ी से एक पत्थर को गिराया जाता है, जमीन पर एक खड़े प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस, जो जमीन पे जो पत्थर गिर रहा है वो किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर रिजु रेखीय पथ, वर्तुलीय पथ, परवलयी पथ और अति परवलयी पथ। आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आंसर है आपका सी। आंसर क्या है, सी। पैराबोलिक पाथ लेता है। तो पैराबोलिक पाथ होता है कि चलती हुई गाड़ी से जब पत्थर सीधे नीचे गिराया जाता है तो गाड़ी के बेग के कारण पत्थर के पास क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक बेग मौजूद रहता है। ऊर्ध्वाधर दिशा गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर नीचे आता है। क्षैतिज दिशा गाड़ी के वेग के कारण पत्थर आगे बढ़ता है, और दोनों गति को मिला दिया जाए तो जो पत्थर का पथ होता है पैराबोलिक परवलयी बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लोहे पर किस चीज का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन आपका जिंक, निकेल, क्रोमियम, सल्फर। आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर है आपका यहाँ पर जिंक। जिंक क्या है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे और स्टील की जो सतह है उस पर जिंक लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि उसको जंग से बचाया जा सके, क्योंकि जिंक जो होता है धातु लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होती है। यदि सतह खरोच भी जाए तो जिंक पहले ऑक्सीकरण होकर लोहे को क्या कहते हैं, कैथोडिक सुरक्षा प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन है विद्युत उत्पादन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर और पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, विद्युत उत्पादन। फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग प्रकाश संकेतकों के माध्यम से लंबी दूरी पर सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है। और यह क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत पूछ लिया जाता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य जो अंग हैं वो में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऑप्शन आमाशय आंत है, ऑप्शन बी है यकृत पित्ताशय फेफड़ा और यकृत हृदय और मस्तिष्क। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे डी, हृदय और मस्तिष्क। ठीक है। मानव शरीर के दो प्रमुख अंग जिसमें क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वे हृदय और मस्तिष्क है। हृदय की धड़कन के लिए जिम्मेदार विद्युत आवेग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसका पता मैग्नेटो कार्डियोग्राम एमसीजी जी उपकरणों से पता लग जाता है। मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिका होता है गतिविधि में एक मापन योग्य चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जिसका आपका पता एमईजी का प्रयोग करके लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यंत्र कौन सा यंत्र है जो समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में लगाया जाता है? ऑप्शन है आपके पायरोमीटर, एपीडिया एपीडियास्कोप, पेरिस्कोप और ओडोमीटर। आंसर आपके सामने यहाँ पर पेरिस्कोप है। आंसर क्या है? सी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बी में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पानी में डूबे हुए व्यक्तियों को पानी के ऊपर का दृश्य देखने के लिए यूज किया जाता है। पायरोमीटर क्या होता है कि दूर स्थित वस्तुओं को ताप को मापने करने के लिए होता है। एपीडियास्कोप जो होता है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए प्रोजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और ओडोमीटर जो होता है गाड़ी द्वारा चली दूरी का माप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई पूछ रहा था कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और जूल। आंसर क्या होगा बताइए? आंसर है आपका ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शंस बताइए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल जो बल लगाया जाता है उसको दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बल डिवाइडेड बाय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। दाब क्या है? एक अदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे इकाई पूछा है तो लक्स, मोल और टेस्ला और जूल। आंसर आपके सामने है। आंसर है आपका बी, मोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट और वोल्टमीटर। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है आपका ए, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। एमीटर किसी परिपथ में प्रभावित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो वोल्ट मीटर है किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन और बल संवेग। आंसर है आपका बी, बल और त्वरण का। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों ही निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे बल, त्वरण, वेग और संवेग एक सदिश राशियां हैं और जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसको अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है। उनको अदिश राशि कहा जाता है जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन आपके अदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, एक बंदूक की चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन
यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है। ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन और शून्य। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी, शून्य। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन यदि जीरो हो जाता है तो जीरो इंटू बल जो भी होगा आपका जीरो, तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं किया जाता है? जैसे एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, गधा अपनी पीठ पर बोझ लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल में तैर रही है और एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो इसमें से कौन सा सेंटेंस में कार्य नहीं हो रहा? आंसर है आपका यहाँ पे बी। आंसर है बी, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन जो है, वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल जो दिशा है उसके लंबवत है, तो यहाँ पे क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ एस cos 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो इसलिए वर्क आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, शून्य हो। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, इनमें से क्या सही है? ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने बी सी डी, ए बी डी, ए सी डी और ए बी सी। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पर डी, ए बी डी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है तो पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है, उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का गुणनफल बल द्वारा पिंड पर लगाया गया कार्य कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना बताना है, जबकि जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या बताइए क्या होगा? 140 जूल, 150 जूल, 180 जूल, 155 जूल। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सी, 180 जूल। डब्ल्यू बराबर एम जी एच, 12 × 10 × 1.5। ठीक है, टोटल 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लागू किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे क्या कहा जाता है? गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग और त्वरण। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका बी, किया गया कार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और उसके त्वरण पर, द्रव्यमान और वेग पर। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है यहाँ पर डी, द्रव्यमान और वेग पर। किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में जो संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा है? के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट, पहाड़ से गिर रहा है किसी पिंड में क्या होगा? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल स्थितिज ऊर्जा। आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। आंसर है यहाँ पर ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। जब किसी ऊंचाई से किसी कोई वस्तु गिरती है तो उसमें गति के या वेग के कारण गतिज ऊर्जा और ऊंचाई और स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। जैसे जैसे वस्तु नीचे की तरफ आती है, स्थितिज ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और यहाँ लेकिन यहाँ कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? आपकी स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में कमी होगी, बाद में वृद्धि होगा, थर्ड है इसमें वृद्धि होगा, फोर्थ है इसमें कमी होगी। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पर ए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की आधी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर ए है कि स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। बाकी यहाँ पे डिटेल आप दिया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस
प्रकार रूपांतरण होता है। तो स्थिर ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज में रूपांतरित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है आपका बी। रासायनिक ऊर्जा आपका पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। डिटेल आपका ये दिया होगा। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है, जो स्थिर ऊर्जा होगी क्या, इससे स्थिर ऊर्जा क्या है, घटती है, स्थिर रहती है, अनंत रहती है या बढ़ती है। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है आपका डी, बढ़ती है। किसी वस्तु में स्थिर ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जब गुब्बारा ऊपर जाता है तो उसकी ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि स्थिर ऊर्जा सीधे ऊंचाई के समानुपाती होता है, इसलिए स्थिर ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के सॉरी समानुपाती होते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम, दूसरा चौथा नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम। बताइए अंदर क्या होगा ये आपका सी, न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति विषय तृतीय नियम की व्याख्या करता है। रॉकेट लॉन्च करना, बस के अचानक चलने पर, यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगना, जब हम पैदल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल को पकड़ते समय छक चलती गेंद को के साथ साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। बताइए आंसर क्या होगा आपका। आंसर आपका ए, रॉकेट लॉन्च करना। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं बल, जड़त्व, संवेग और ऊर्जा। आंसर क्या होगा। आंसर है आपका बी, जड़त्व। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने के कारण बनता है। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय देती है। यह सुनिश्चित करना वो चाहते हैं कि उसने रेखा को पार कर लिया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर है आपका बी। आंसर है आपका बी, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, और यह बल किसके कारण होता है। केंद्रीय बल के कारण, जड़त्व के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आंसर बताइए। आंसर है आपका बी, जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच जो बल होता है सदैव कैसा होता है। समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होता है, असमान और विरुद्ध दिशा में होता है, या पृथक बल लगता है। आंसर क्या होगा। आंसर ए है आपका ए, समान और विपरीत दिशा में, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम में जो दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है, जब तब उसमें क्या होगा, उसका संवेग और गतिज दोनों भी परिवर्तित हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु जो संवेग रहता है संरक्षित रहता है। संवेग परिवर्तित हो जाता है, परंतु जो गतिज ऊर्जा होती है संरक्षित रहती है। संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है आपका बी, गतिज ऊर्जा जो है परावर्तित हो जाती है, लेकिन संवेग उसका संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है आपका बी। आंसर है बी, गतिमान वस्तु का जो संवेग होता है उसका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। यहाँ पे सिद्धांत बना संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और गति संरक्षण का सिद्धांत। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है आपका ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। डिटेल आपको यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है।
और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है, तो इसका क्या हो गया? वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो शून्य है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है या वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है? आंसर बताना है यहाँ पे। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है यहाँ पे डी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन यहाँ पे शून्य हो जाता है। डिटेल आपका यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल हुआ है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल जो सतह पर चलने वाले फिसलने का कार्य करता है, तो स्लाइडिंग घर्षण कहा जाता है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट-फूट का कारण होता है। प्रबलित घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। आपके पास ऑप्शन ए है, आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है आपका डी। आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? केंद्राभिमुखी बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल और तनाव बल। आंसर बताइए। आंसर होगा आपका बी, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल एक जड़त्वीय बल होता है जो वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड पर केंद्र से बाहर की ओर लगता है, वह प्रतीत होता है। यह कोई वास्तविक बल नहीं होता है, बल्कि ये जड़त्व का प्रभाव होता है जिसमें कार के मोड़ लेने पर यात्रियों को बाहर की ओर धक्का लगता है। क्लियर? और नेक्स्ट है कि यदि एक साधारण जो लोलक, बेसिकली यहाँ पे लोलक पेंडुलम जो होता है कि लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? पेंडुलम की लंबाई यदि बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, बदलता रहेगा या समान रहेगा? ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ए बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होगी? एक समान होगी, वृत्तीय, असमान होगी, आवृत्ति में होगी। आंसर है यहाँ पे, आंसर है डी, आवृत्ति। वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर निश्चित पथ पर खुद को गति को दोहराता है तो वो आवर्ती गति कहलाता है। जैसे घड़ी की सुई की गति हो गया, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति हो गया, झूले पर बैठे लड़की की गति हो गई। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। और दो कथन, ए और बी, इनमें से कौन सा सत्य है? बता। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, या दो वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है? ऑप्शंस, केवल बी सत्य है और जबकि ए असत्य है, ए बी दोनों असत्य हैं। केवल ए सत्य है, बी असत्य है और ए बी दोनों सत्य है। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे सी, केवल ए सत्य है और बी आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडी के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। एक ग्रह सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा हर समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। एक यह कि कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होती है। कक्षीय ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका डी होता है। जो ऑर्बिटल अवधि होता है ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। केपलर के नियमों में से एक है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, और वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। ठीक है, सो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर है आपका ए, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है चुने? विद्युतीय त्वरण तथा पिंड का रूप आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। विद्युतीय त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता है। विद्युतीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको आंसर बताना है। आंसर है यहाँ पे है डी, गलत कथन यहाँ पे जो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा शून्य, अपरिमित, उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है आपका ए, शून्य होगा।
केंद्र पर शून्य होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण आपका जीरो होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो भार होगा वो उसका m इंटू जी, जी आपका जीरो है, इसलिए आपका भार भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर ये न्यूनतम होता है। ये भी स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? इसके भार में परिवर्तन होगा, इसका द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, भार और द्रव्यमान दोनों में परिवर्तन होगा, या द्रव्यमान और भार दोनों समान होंगे? आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ए, इसके भार में परिवर्तन होगा। आंसर आपका ए, इसके भार में परिवर्तन होगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होगा। ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ध्रुव पर पिंड का भार शून्य होगा। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है यहाँ पे सी। आंसर है सी, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग शून्य होता है और उसका त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है तो इसका त्वरण, और जो त्वरण होता है 10 मीटर पर सेकंड होता है। इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड होता है और उसका त्वरण शून्य होता है। वेग 10 मीटर पर सेकंड होता है और उसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए हैं, आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है आपका बी, इसका वेग शून्य होगा लेकिन इसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट के ऊपर की ओर तेजी से चलने शुरू कर देती है, तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, वजन कम दिखाएगा, शून्य वजन दिखाएगा, या पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि वास्तविक वजन दर्शाएगा? आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पर ए। आंसर आपका ए। ठीक है, वजन अधिक दिखाएगा। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर प्रति किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 0 जूल होगा, 4,000 जूल होगा, 8,000 जूल होगा, 4 लाख जूल होगा? बताइए यहाँ पर। आंसर आपका 0 जूल। जब कोई ग्रह किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके द्वारा जो नेट विस्थापन शून्य होता है और उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदुओं में से एक में सूर्य के साथ गोलाकार है। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदुओं में से किसी एक में किसी अन्य ग्रह के साथ अंडाकार है। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदुओं में से किसी एक अन्य ग्रह के साथ गोलाकार है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर बताना है क्या होगा। सो आंसर है आपका ए यहाँ पे। एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदुओं में से सूर्य में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार। ग्रहों के गति के नियम जॉन्स केपलर द्वारा दिए गए, इसमें केपलर का पहला नियम था कि जिसमें कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है। बताता है कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घ वृत्त अंडाकार होती है जिसमें सूर्य दो फोकस केंद्र बिंदु में से किसी एक पर स्थित है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद जो संयोजित होती है, बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? पृष्ठतनाव, अधिक गोहिकायन और श्यानता। आंसर क्या होगा आपका? आंसर यहाँ पर बी, सॉरी ए, पृष्ठ तनाव। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है, तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का क्या कारण? कॉर्क का जो घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है।
लोहे की कील का द्रव्यमान जो है कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक है, या कॉर्क का द्रव्यमान और लोहे की कील के द्रव्यमान से अधिक है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका बी। आंसर है आपका बी। लोहे की कील का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बाइंड फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस, अप्लाइड फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर है आपका बाइंड फोर्सेस। ए। बाइंड बाइंड फोर्स क्या? किसी तरल पदार्थ द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल को बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक ग्लास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह से गल जाती है तो क्या होगा? जल बाहर बहने लगेगा, सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, जल स्तर पूर्वत रहेगा, या बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है यहाँ पे सी, जल स्तर पूर्वत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न ताप, निम्न गति, निम्न दाब और घनत्व के कारण। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है यहाँ पे डी, निम्न घनत्व के कारण बादल तैरते हैं। परम शून्य ताप किसको दर्शाता है? शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम, शून्य से 295 डिग्री सेंटीग्रेड कम, शून्य से 300 डिग्री सेंटीग्रेड और कम, या 200 से 255 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर क्या क्या होगा यहाँ पे? आंसर है आपका ए, शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस का तापमान एक समान पठन दर्शाता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, -40 और 40। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर सी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन के विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है इसके तापमान पर, प्रकृति पे, इसके पृष्ठ के विस्तार और प्रकार पर, उपरोक्त सभी पे। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी पे। बाकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट कथन है कि लोहे की पट्टियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है। तो ए सही है, आर गलत है, एक आर गलत है, आर सही है। दोनों सही हैं लेकिन ए आर आर ए की उचित व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे सी, दोनों सही हैं, और आर, और जो आर है ए की उचित व्याख्या भी देता है। डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। निम्न में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी है, ये सभी कीमती धातु है, ये सभी सुचालक हैं, कोई समानता नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे सी, ये सभी अच्छे सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट बजट और ऊष्मा संतुलन क्या है? और से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन। सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा विकिरण के रूप में बाहर आने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन, या स्थलीय विकिरण। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे सी, आंसर है सी, जो ऊष्मा संतुलन होता है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच ये संतुलन बनाता है। यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, समान रहेगा, घट जाएगा, या दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सी, या घट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगों के बारे में सही हैं? दोनों अनुप्रस्थ तरंगे, दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है आपका डी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन से तरंगे होते हैं जिस चमगादड़ों को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करते हैं? जैसे अपश्रव्य हो गया, अति पराध्वनिक, पराश्रव्य हो गया, पराध्वनिक हो गया। आंसर बताइए, आंसर क्या है? पराश्रव्य होगा, पराश्रव्य। बात करें अल्ट्रासोनिक और जो तरंगे होती हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की ध्वनि को कहा जाता है। मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन सकता है। तरंगे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती हैं जिसमें बातों को पता लगाने में मदद करती हैं।
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में से ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथन कौन से सही गलत है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 15 से 21 मीटर पर सेकंड होती है। सेकंड ऑप्शन है इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये सही है, दोनों सही है। ना ना ये सही है ना बी सही है, केवल बी सही है या दोनों सही है। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे ए होगा, आंसर ए होगा। आंसर ए सही है क्योंकि जो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1531 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि कथन बी है क्योंकि इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 मीटर प्रति सेकंड होती है, न कि 1200 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 34 मीटर, 36 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर। सो आंसर है यहाँ पर, आंसर है आपकी सी, 17 मीटर। आंसर है 17 मीटर। समुद्र की गहराई निर्धारित करने और पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अब अवसर ध्वनि का, ध्वनि अवशोषण का, सोनार का, एमआरआई का। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? सी, सोनार। सोनार का क्या होता है? साउंड नेविगेशन है, रेंजिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और बेसिकली समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह तकनीक पानी में ध्वनि तरंगे भेजकर उसको वापस लौटने में लगने वाले समय को मापकर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता? सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के संकेत को लाल रंग का प्रयोग किया जाना, तारों का टिमटिमाना या आकाश का नीला रंग। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर का है सी, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना बेसिकली परमाणु वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, न कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। सभी विकल्प जैसे सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग करना, आकाश का नीला रंग, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का समझाते थे। अदर क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी एक एक क्वेश्चन ये समझे। जैसे सूर्योदय सूर्य का लाल होना, लाल खतरे में लाल रंग का यूज किया जाता है, आसमान का नीला रंग, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इन सबको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन जो प्रकीर्णन है उसके अनुप्रयोगी पहचान के लिए खतरे के संकेतों का लाल होना, समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त होना, तारों का टिमटिमाना, टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। ठीक है। तो प्रकीर्णन के कौन सा इसमें है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सा होता है? सो आपके ऑप्शन से यहाँ पे बी सी डी डी ए सी डी ई और ए बी सी दिया हुआ है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर बी, प्रकाश के परिगणन का प्रयोग टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल, आकाश का नीला होना और खतरे में के संकेतों का लाल होना बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कारण, प्रकाश का अपवर्तन कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। सो आंसर है यहाँ पर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण क्या क्या दिखाता है? आकाश का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग और खतरे के संकेत में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने का आईना, डेंटिस्ट का आईना, रियर व्यू मिरर में और वाहन की हेडलाइट में। सो आंसर है यहाँ पर सी, रियर व्यू मिरर में। ठीक है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो हवा की विभिन्न परतों के घनत्व परिवर्तन की वजह से आकाश के रंगों में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से प्रकीर्णन तीव्रता में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से टिंडल प्रभाव में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, या हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। ये चार ऑप्शन दिए हुए, बताने आपको आंसर क्या है? तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में डुबोए के जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतरपृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है। उसका उदाहरण है प्रकाश का संचरण का, प्रकाश का अपवर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का या प्रकाश के विस्थापन का। आंसर बताइए क्या होता है? यहाँ पे आंसर है आपका बी, प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में से किसका योगदान नहीं है? हीरे की चमक में से किसका योगदान नहीं है? कुल आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, हीरे का उच्च अपवर्तकांक, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बिखराव का, डिस्पर्सन का, हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो आंसर यहाँ पे डी हो जाए, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है दीर्घाकार वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? अपवर्तन हो गया, परावर्तन, प्रकीर्णन या विसरण। आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर है आपका ए। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के अपवर्तन के कारण दीर्घाकार वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण और क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी मछली, वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है, द्रव में डूबी छड़ें हमेशा टेढ़ी दिखाई देती है, या सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य क्षितिज के नीचे दिखाई देता है। इस घटनाएं आपके अपवर्तन के कारण ही होती है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर जो पानी फैल होने का दृष्टि भ्रम होता है, वास्तव में कुछ होता नहीं है। ये मेघ मच्छ का कारण, प्रकीर्णन का कारण, प्रतिप्रवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण? तो आंसर है यहाँ पे मृग मच्छ का कारण होता है। ठीक है, मृग मच्छ का कारण होता है। बाकी डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो दृष्टि भ्रम होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण होता है। ठीक है। किसी व्यक्ति को कोई दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा, इसे कैसे सही किया जा सकता है? ऑप्शन, निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग करके, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करके, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग करके, या दूर दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो आंसर आपका बी, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों को बताएं। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन से ए दोनों सही है, बी सही है, कोई सही नहीं। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ये दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्योहारों के समय भवनों में जो लाइटें या जो झालरें लगाई जाती हैं, वो किसका उदाहरण है? समानांतर परिपथ का, चुंबकीय भाव और प्रभाव का, चुंबकीय प्रेरण का, या श्रेणी पथ का? आंसर बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पर? आंसर है आपका बी, सॉरी, आंसर है आपका डी। ठीक है, आंसर आपका डी।